विलम्ब हो गया। उपस्थित हैं आप लोग। विलम्ब हो गया है काफ़ी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के नाते। और हम लोग इसको करते हैं। कौन कौन आ गया है, कोई दिखे इस पर? कौन है भाई? कुछ लोग दिखो इस पर तो लगे कि आप लोग आ गए हैं। तो मैं शुरू करूं अपनी बात। आज हमें बातचीत करनी है आ, जो स्वतंत्रता के बाद की कविता है उसकी भारतीयता पर हमें बातचीत करनी है। आप लोग दिखने लगे हैं मुझे। तो आ, हम उसी पर बात कर रहे हैं कि कैसे क्या होगा। काफ़ी वक्त, करीब 20 मिनट का समय इधर उधर हो गया, कहीं कुछ टेक्निकल जैसा है। तो स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कविता की भारतीयता, जैसे ही हम भारतीयता जैसा पद इस्तेमाल करते हैं, जैसे ही हम शुरू करते हैं कि भारतीयता। आवाज़ आ रही है ना मेरी? आवाज़ आ रही है ना? आवाज़ आ रही है पूरी? तो जैसे ही हम भारतीयता की बात करते हैं, बहुत तरह की बातें हम लोगों के जहन में आ जाती हैं। बहुत तरह की बातें आती हैं, क्या है, कैसे है। लेकिन भारतीयता से भी पहले ये ज़रूरी है कि हम आ, इस बात पर विचार करें कि कविता का जीवन से क्या संबंध है। आ, जीवन से जब संबंध होता है तभी दरअसल आप तय कर सकते हैं कि वास्तव में क्या स्थिति है या नहीं है। एक अजीब सी बात ये लगती है कि कविता का जीवन से संबंध। अब ये सोचिए कि अगर कविता का जीवन से ही संबंध नहीं होगा तो फिर किससे संबंध होगा, है ना? जीवन से संबंध, एक बहुत तरह की बहसें हमारे वहाँ हिंदी में रही हैं। कला, कला के लिए, कविता का कला से रिश्ता, कलात्मकता, कलावाद, दुनिया भर की चीज़ें रही हैं। लेकिन हमें जब आज भारतीयता की बात करनी है तो दरअसल जब मैं कह रहा हूं कि जीवन से रिश्ते का मामला, तो दरअसल मैं विषय वस्तु के बारे में बात करना चाहता हूं कि जब जीवन से रिश्ता होगा, समाज से गहरा रिश्ता होगा, तो दरअसल कोई ना कोई विषय वस्तु होगी जो आपकी कविता में आएगी। कोई दृश्य भी अगर आपकी कविता में आएगा तो वो भी एक तरह से विषय वस्तु बन करके ही कविता में आता है। आप सिर्फ शब्दों का खेल करेंगे तो जाहिर है कि कोई विषय वस्तु नहीं बनेगी। उसमें एक तरह का कह सकते हैं कि बौद्धिक आनंद प्राप्त हो सकता है, लेकिन उस कविता का कोई सीधा संबंध बनेगा नहीं अपने समाज से, जिस कालखंड में वो लिखी जा रही है, जिस धरती के जिस हिस्से पर वो लिखी जा रही है, वहाँ ये सारी चीज़ें जो हैं ये नहीं आ पाएंगी। तो कविता से जीवन का संबंध और भारतीयता, मैं इस पर बात करूं उसके पहले मैं केदारनाथ सिंह की एक बहुत प्रसिद्ध कविता का एक अंश पढ़ता हूं। उसे सुने आप लोग, बहुत गौर से सुने। बहुत स्पष्ट होती जाएगी कि दरअसल जब हम भारतीयता कहते हैं तो हम कहना क्या चाहते हैं। वैसे तो मैं वही हूँ जो कि आपके सामने हूँ, जिससे आप मिलते रहे हैं अक्सर हल्दी, कोटा, पाटन या पिपराइच में। पर वैशाली में मैं एक आम का पेड़ था, श्रावस्ती में शायद एक भिक्षु का भिक्षा पात्र, वाराणसी में एक नाव हो सकता था मैं, अगर मेरे बढ़ई ने मुझे छील छाल कर एक पहिया न बना दिया होता। और सन 1857 में जब गिर रहे थे पत्ते और लोगों के सिर भी, तो शहर दिल्ली में एक गली के मोड़ का पत्थर था मैं, जिसने गालिब को देखा था जलते हुए बाजार से कुछ चिंगारियां लेकर घर लौटते हुए। पर देखिए ना, लिखते लिखते अचानक याद आया समरकंद के गणरिये का जरूरी संदेश,
न जाने कब से पड़ा है मेरे थैले में, जिसे पहुंचाना था कुशीनारा के पास, किसी छोटे से गांव में, और ऐसा भुलक्कड़ हूँ कि झुका हुआ बैठा हूँ मोमबत्ती के सामने, और पूरी कर रहा हूँ वह कविता जिसे लिखना शुरू किया था मेरे किसी पुरखे कवि ने शायद सदियों पहले। आपने एक कविता का एक बड़ा हिस्सा सुना, और इसे सुनते हुए आपने ये जरूर महसूस किया होगा कि इसमें कई तरह के संदर्भ आ रहे हैं कविता के भीतर। अब इन संदर्भों को अपने जहन में रखिए, अपनी स्मृति में रखिए, अपने मन में रखिए, अपने विवेक में रखिए, और अपनी खबर नामक केदारनाथ सिंह की इस कविता पर विचार करना शुरू कीजिए। देखिए कि इस कविता में कहीं कोई आत्ममुग्धता नहीं मिलेगी आपको। आप देखिए कि इस कविता में आपको विगत की सार्थकता का बोध मिलेगा, जो बीत चुका है उसकी सार्थकता का बोध मिलेगा। आपको एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के बीच जो अनवरत आवाजाही है वो दिखाई देगी। आप देखें कि समरकंद के एक गणेरिये का जो संदेश है, जिसे कुशीनारा यानी कुशीनगर के किसी छोटे से गांव में पहुंचाना है, आप देखें कि कैसे स्थानीयताओं में रहते हुए भी स्थानीयताओं का अतिक्रमण कैसे होता है। वसुधैव कुटुंबकम और क्या है, यही अवधारणा है। आप देखें कि बिना कुछ शोर किए, बिना कुछ अलग से कोई बयान दिए, केदारनाथ सिंह की ये कविता विगत की सार्थकता की बात करती है, आत्ममुग्धता से बिल्कुल विरत है, अलग है। एक क्षेत्र में रहते हुए दूसरे क्षेत्र की व्यापक स्वीकृति का बोध कराती है यह कविता। एक भाषा में दूसरी भाषा के रचनाकार की स्वीकृति, हालांकि मैं मिर्जा गालिब को दूसरी भाषा का कवि नहीं मानता, लेकिन ये तय है कि अब हिंदी उर्दू दो भाषाएं हो गई हैं, और वहां पर इस तरह से अपने कवि को याद रखना, ले आना, यह एक बड़ा मसला है। इसको भी देखना। साझी विरासत जो है, जो अपनी एक सामासिक संस्कृति है भारत की, उस संस्कृति का गहरा बोध इन पंक्तियों में, इस कविता में आपको दिखाई देगा। उसको निर्मंध और अकुंठ तरीके से स्वीकार करने की उद्दाम लालसा आपको इन पंक्तियों में दिखाई देती है। ये सारी बातें आती हैं, और तब आपको लगता है कि यही भारतीयता है। भारतीयता कभी भी आपको किसी सीमित परिधि में सोचने के लिए आमंत्रित नहीं करती है। भारतीयता हमेशा से विस्तार की आग्रही रही है। कभी वो कोई एक बंधी बंधाई सीमा तय नहीं करती है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, निवेदन करता हूँ कि भारतीयता को अगर एक पंक्ति में आपको व्याख्यायित करना हो, भारतीयता को अगर सिर्फ एक वाक्य में कहना हो, तो कहना चाहिए कि अन्य की स्वीकृति, अन्य के लिए अपने जीवन में अवकाश, अन्य के लिए महत्व सृजित करने की लालसा, यही भारतीयता है। यानी कि अन्य के लिए अवकाश सृजित करें, यह भारतीयता है। अलग अलग शब्दों में मैंने एक ही बात की। जब आप दूसरे के लिए स्पेस क्रिएट करते हैं, जब आप दूसरे के लिए अवकाश सृजित करते हैं, तो दरअसल आप सचमुच भारतीय जीवन मूल्य को स्थापित कर रहे होते हैं। भारतीयता कभी भी दूसरे के हक को छीनने की आग्रही नहीं रही है। उसने बराबर, आप देखें, इसीलिए जैसी उदारता आपको भारतीय जीवन दर्शन में दिखाई देगी, वैसी उदारता आपको दूसरी संस्कृतियों में नहीं मिलेगी। मैं ये नहीं कहने जा रहा कि दूसरी संस्कृतियां क्रूर संस्कृतियां हैं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अपने आसपास के उदाहरणों को देख लें और आप अपनी पूरी परंपरा का उत्खनन करें, आप अपनी पूरी परंपरा को समझने की कोशिश करें और देखें, तो आपको ये मिलेगा कि भारतीयता बराबर दूसरे के बारे में सोचती है, दूसरे के सुख के बारे में सोचती है, दूसरे के उल्लास के बारे में सोचती है। और केदारनाथ सिंह की कविता अपनी खबर भी
यही कहते हैं। देखिए ना, शीर्षक है अपनी खबर, लेकिन कवि दे रहा है दूसरों की खबर, और बहुत आत्मीयता के साथ दे रहा है, बहुत अपनेपन के साथ दे रहा है। तो एक एक बड़ी चीज जो है ये जरूर रहना चाहिए। और अगर आप भारतीयता देखने निकलेंगे आज़ादी के बाद की कविता की, देखिए आज़ादी से पहले की कविता में जब स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था, तब उसकी भारतीयता बहुत स्पष्ट तरीके से सामने आ रही थी। है, हम स्वाधीनता की जब लड़ाई लड़ रहे थे तो हम अपने स्व की बात बार बार कर रहे थे, बहुत मोटे तौर पर भी कर रहे थे और बहुत महीन तौर पर भी कर रहे थे, उसके स्तर बहुत सूक्ष्म भी थे। लेकिन आजादी के बाद जब अपना शासन हो गया, बहुत सारी चीजें आ गई, साहित्य में भी कई तरह के आंदोलन आ गए, कहने का ढंग बदलने लगा, तब यह देखा जाना बहुत महत्वपूर्ण है कि भारतीयता किस प्रकार अभिव्यक्त हुई है, कैसे आई है। और मैं बराबर कहता हूं कि वह भारतीयता अगर आप एकदम सामान्य ढंग से ढूंढना चाहेंगे तो वह कविता की विषय वस्तु में मिलेगी आपको, कि किस तरह की विषय वस्तु का चयन किया है किसी कवि ने। इससे तय होगा कि उसकी कविता वास्तव में कितनी भारतीय कविता है, कितनी वह अपनी हिंदी की कविता है। सिर्फ कविता, मैं पहले भी एक बार एक व्याख्यान में इसी लाइव के दिनों में कह चुका हूं कि कविता के फॉर्म में लिखी हुई हर चीज कविता नहीं होती। कोई भारत में बैठकर कविता लिख रहा है इसलिए वह कविता भारतीय हो जाएगी, मैं यह नहीं मानता। उसके भारतीय होने के निश्चित संदर्भ होंगे, तभी वो भारतीय होगी। और वो निश्चित संदर्भ यहाँ के समाज, यहाँ की संस्कृति में डूबे बिना हासिल नहीं हो सकता। उसकी जो संश्लिष्टता है उसको महसूस किए बिना यह संभव नहीं है। तो इसको भी समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। विलंब के नाते लगता है कि बहुत सारे लोग निकल भी गए होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, जितने लोग सुन रहे हैं वो सुने, और लोग बाद में फेसबुक पर है इसलिए तो बाद में भी उपलब्ध रहेगा ही, तो जिन लोगों को सुनना है वो बाद में भी सुन सकते हैं। तो एक बड़ा मसला है। जैसे अगर मैं याद करूं, त्रिलोचन को याद करूं मैं, अब त्रिलोचन की अगर आप एक लंबी कविता है नगई महरा, आप उस कविता को पढ़ें। पता नहीं आप में से कितने लोगों ने उस कविता को पढ़ रखा है, कितने लोग उस कविता से परिचित हैं, जरूर पढ़िए। तो नगई महरा कविता की पूरी विषय वस्तु और उसमें जो कुछ भी शामिल किया है त्रिलोचन ने, वह अलग से कहने की जरूरत ही नहीं है कि यह भारतीय कविता है, वो नितांत भारतीय कविता हो जाती। इसी तरह उनकी एक बहुत प्रसिद्ध कविता है चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती है। मैं उस कविता के बारे में थोड़ी सी बात करता हूं। ये जो कविता है चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, अब इस तरह की स्थितियां किसी भी देश में हो सकती हैं। किसी भी देश में ये संभव है कि लोग हों और पढ़ाई का अवसर न मिला हो, शिक्षा का अवसर न मिला हो और शब्द ज्ञान न हो उनको, लेकिन ये पूरी कविता जो बात करती है, वह कविता, उसमें जो संश्लिष्ट भाव हैं, वो भाव ये बताते हैं कि यह कविता भारत में लिखी गई कविता है। और उसमें भी एक और आप बिंदु जोड़ सकते हैं कि अवध के किसी कवि के द्वारा लिखी गई कविता है, उस अंचल की कविता है, जो अवधी भोजपुरी का पूरा अंचल है, उधर की कहीं की ये कविता है। मेरे ख्याल से कई प्रसंग हैं इसमें, कई चीजें हैं। मैं जिन पंक्तियों को इस कविता से पढ़ना चाहता हूं और सामने रखना चाहता हूं, वो पंक्तियां हैं कि उस दिन चंपा आई, मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाढ़े काम करेगा, गांधी बाबा की इच्छा है। देखें, गांधी बाबा आ गए इसमें। अब गांधी बाबा आ गए 20वीं शताब्दी में भारतीय समाज के
राजनीति के हर तरह से भारत के महानतम व्यक्ति की महानतम उपस्थिति, गांधी जी के बिना तो कोई बात हो नहीं सकती। तो गांधी जी आ गए इस कविता में कि गांधी बाबा की इच्छा, और देखें कैसे आ रहे हैं, गांधी बाबा हैं, अब महात्मा गांधी शब्द नहीं है इसमें, किसी और, गांधी बाबा अपने जैसे परिवार का मुखिया हो, अपने परिवार का बड़ा हो। यह भी एक भारतीय ढंग है याद करने का। आप देखें कि दूसरी परंपराओं में आपको इस तरह की चीजें नहीं मिलेंगी। हमारे वहां यह होता रहा है कि हम इस तरह की चीजों को, अपने आदर्शों को इतना करीब ले आते हैं जैसे अपने ही परिवार का कोई सदस्य हो, बड़ा हो, पूर्वज हो, इस तरह से ले आते हैं। यह नितांत भारतीय ढंग है जीवन का, सोचने समझने का, कि गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखें। चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी, तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की कैसे बात कहेंगे, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। अब एक सामान्य बोध है, थोड़ी हंसी जैसी चीज आएगी, लेकिन यह हास्य की कविता नहीं है। मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गौने जाओगी। यह जो गौने का प्रसंग है, यह नितांत भारतीय प्रसंग है। द्विरागमन, विवाह हुआ, बेटी की विदाई नहीं हुई, कुछ अंतराल के बाद, कई बार तो यह लंबा अंतराल होता था, जिन दिनों की यह कविता है उन दिनों तो पर्याप्त अंतराल होता था द्विरागमन के लिए, गवने के लिए। तो तुम गौने जाओगी, कुछ दिन बालम संग साथ रह जब चला जाएगा कलकत्ता। कलकत्ता आ गया। औपनिवेशिक काल का, और औपनिवेशिक काल के बाद भी लंबे समय तक भारत का एक बड़ा औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र, जहां उत्तर प्रदेश और बिहार से बड़ी संख्या में लोग नौकरी करने और मजदूरी करने जाते थे। भिखारी ठाकुर के जो विदेशिया का पूरा प्रसंग है, उस एकदम कलकत्ता से नाभिनालबद्ध है, वो पूरा जुड़ा हुआ है मामला। तो ये कलकत्ता जैसा वह भारतीय बाजार यहां आ गया। कलकत्ता आधुनिकता का भी केंद्र रहा भारत में। वो इस तरह रहा कि मिर्जा गालिब, जिनका केदारनाथ सिंह की कविता में अभी संदर्भ आ रहा था, जब कलकत्ते की वो यात्रा करते हैं तो वहीं पर उनको रहता है कि क्या है, काबा मेरे आगे कलीसा मेरे पीछे, वो ये जो पूरा प्रसंग आता है, वहीं जाकर के वो आधुनिकता का बीज लेकर के लौटते हैं। जब वो अपने वजीफे के चक्कर में बनारस होते हुए कलकत्ता पहुंचते हैं, लंबी यात्रा करते हैं और लौटते हैं, तो बहुत कुछ बदल जाता है मिर्जा गालिब में। तो कलकत्ता एक ऐसा भारतीय शहर रहा है जो नवजागरण का केंद्र था भारत में, नवजागरण का केंद्र बना रहा है वो। तो ये एक बड़ा मसला रहा है, ये चीज रही है। तो अब क्या वीडियो दिख रहा है? पुष्पा ठाकुर ने लिखा कि सर वीडियो नहीं दिख रहा है। अब दिख रहा है वीडियो? क्या किसी को दिक्कत हो रही है? कोई और उत्तर आए तब मैं बताऊं कि क्या दिक्कत हो रही है किसी को। शायद नहीं। तो ये मसला इसमें आ जाता है कि तो नवजागरण का, भारतीय नवजागरण का बड़ा केंद्र कलकत्ता इसमें आता है। देखें किस तरह से ये मतलब अलग से कहने की जरूरत ही नहीं रह जाएगी कि यह भारतीय कविता है, भारत के एक कवि की कविता है, ये चीज आएगी। मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गौने जाओगी, कुछ दिन बालम संग साथ रह जब चला जाएगा कलकत्ता। बड़ी दूर है वह कलकत्ता, कैसे उसे संदेशा दोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी। चंपा पढ़ लेना अच्छा है। चंपा बोली तुम कितने झूठे हो, देखा हाय राम, तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो। मैं तो ब्याह कभी न करूंगी, और कहीं जो ब्याह हो गया तो मैं अपने बालम को संग साथ रखूंगी।
कलकत्ते में कभी न जाने दूंगी, कलकत्ते पर बजर गिरे। मैं इस कविता की एक और व्याख्या हो सकती है, कलकत्ते पर बजर बिल्कुल नहीं गिरे। ये कविता में उस स्त्री का भाव है, उस लड़की का भाव है जो आया है। आप देखें कि कहने के ढंग में, मुहावरे में, हाय राम, एक बड़ा कारण यही है कि ये जो नितांत भारतीय कविताएं हैं, जिनमें भारतीय जीवन बोध, भारतीय जीवन राग बहुत गहरे ढंग से अभिव्यक्त हुआ है, उन कविताओं का अनुवाद बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है उन कविताओं का अनुवाद। जो लोग बहुत इन सब चीज़ों में नहीं जाते, उनकी कविताओं का अनुवाद बहुत आसानी से हो जाता है। लेकिन जो कवि अपनी जातीय परंपरा से जितना गहरे जुड़ा होता है, जातीय माने अपनी जो राष्ट्रीय परंपराएं हैं, जो वहाँ की जिस अंचल से वो आता है, जिस हिस्से से वो आता है, तो जो कवि अपनी जातीय परंपराओं से जितना गहरे जुड़ा होता है, उस कवि की कविताओं का अनुवाद उतना मुश्किल होता है। और वह कवि एक साथ अपनी स्थानीयता और वैश्विकता दोनों को अभिव्यक्त करता है। देखिए, अगर आप सिर्फ स्थानीय हैं तब भी आपकी कविता का भविष्य बड़ा नहीं हो सकता, उसका वर्तमान भी बहुत प्रभावी नहीं हो सकता। और यदि आप पैदा होते ही वैश्विक हो गए हैं, यानी पहले ही कविता लिखी और स्थानीयता कहीं नहीं है, ये पता लगाना मुश्किल हो कि इस कवि का लोकेल क्या है, ये कवि किस जगह दुनिया के किस हिस्से में बैठकर लिख रहा है, यह पता लगाना मुश्किल हो, तो ऐसी वैश्विकता भी किसी काम की नहीं होती है। उस वैश्विकता से न तो जिस भाषा में वो कविता लिखी जा रही है उस भाषा का भला होता है, न दुनिया का। स्थानीयता के साथ ही वैश्विकता का जब संबंध होता है, जुड़ाव होता है, तभी वो बात बनती है। तो त्रिलोचन की जिस कविता को मैं अभी सामने रख रहा था, चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, इस कविता का अनुवाद आसान नहीं है, बल्कि मैं कहूँगा कि असंभव की हद तक मुश्किल है। अनुवाद किया जा सकता है, बातें पहुंचाई जा सकती हैं, लेकिन जैसे ही कोई इस कविता को पढ़ेगा, जिस भी रूप में अनुवाद चला, उसे ये जानने में विलंब नहीं होगा कि यह कविता भारत में लिखी गई, ये भारतीय कविता है, हर दृष्टि से भारतीय कविता है, हर दृष्टि से भारतीय कविता है। तो ये चीज जो है, ये बात निकल करके आती है। इसी तरह नगई महरा कविता का मैं संदर्भ ले रहा था कि नगई महरा कविता में भी ये चीज निकल करके आती है और वो दिखती है। तो ये एक बड़ा मसला है। गांधी जी को दूसरे देशों में भी कुछ कवियों ने याद किया है, लेकिन जब वो गांधी बाबा हो जाते हैं, जिस ढंग से परिवार के सबसे बड़े सदस्य हो जाते हैं, जिस तरह से, इस तरह का स्मरण तो एक भारतीय कवि ही कर सकता है। वो एक भारतीय कवि से ही संभव है कि इस तरह की चीज निकल करके आए, इस तरह की चीज बन करके आए। तो ये एक बड़ा मसला है। मैं देख रहा हूं कि आप लोगों के ढेर सारे लोगों की उपस्थिति हो रही है, ये बहुत अच्छी चीज है और मैं इसको और इस बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं कि भारतीयता को, यह एक उदाहरण मैंने आपको दिया कि इस ढंग से आप देखेंगे। आप देखें, ये स्वाधीनता से थोड़े पहले की कविता, जैसे राम की शक्ति पूजा, मैंने कहा कि स्वाधीनता आंदोलन की कविताएं जो स्पष्ट तौर पे स्वाधीनता आंदोलन की कविताएं हैं, और जो मिथकों के सहारे हैं, वहां पर भी अलग से आपको कुछ भी बताने की जरूरत, राम की शक्ति पूजा के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यह भारतीय कविता है, और उसकी भारतीयता को भी अलग से व्याख्यायित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरोज स्मृति जो कि एक शोक गीत है, उसको भी अलग से आपको व्याख्यायित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सारी चीजें इनमें से आती है। कैसे आप अपने नायकों को याद करते हैं, कैसे आप अपनी संस्कृति को भाषा में ले आते हैं, किस तरह से उनके लिए शब्द गढ़ते हैं, आप उनको याद करने का तरीका क्या है आपका, यह एक बड़ा महत्वपूर्ण मसला है। जब हम भारतीयता के अनुसंधान की बात करें कविता में,
उत्खनन शब्द भी इस्तेमाल कर लें कि कविता का उत्खनन करते हुए जब हम भारतीयता की बात की ओर जाएं तो ये चीज आएगी। देखिए क्या है कि सिर्फ हिंदी कविता का मामला नहीं है। भारत बहुभाषी देश है। हिंदी के साथ साथ यहाँ बहुत सारी प्रमुख भाषाएं चारों ओर हैं। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में चारों तरफ भाषाएं हैं और हर भाषा में जो कविता लिखी जा रही है, जो साहित्य रचा जा रहा है, उसकी भारतीयता लगभग इसी तरह से तय होती है कि क्या लेकर आप आ रहे हैं, आप किनके बारे में बात। जैसे मछुआरे उपन्यास का मामला है अगर तक्षी शिवशंकर पिल्लई की, तो क्या आपको अलग से बताने की जरूरत पड़ेगी कि यह एक नितांत भारतीय उपन्यास है? भारतीय नहीं बताना की जरूरत होगी। तो इसी तरह से जब कविताओं में आता है, लेकिन ऐसा हुआ हमारी समकालीन कविताओं के साथ, आजादी के बाद की कविताओं के साथ, कि उसमें तमाम ऐसी चीजें आई कि आप ये दावा नहीं कर सकते। उस कविता को किसी ने दिल्ली में बैठकर लिखा हो, किसी ने गोरखपुर में बैठकर लिखा हो, किसी ने पटना में बैठकर, भोपाल में बैठकर लिखा हो, फर्क नहीं पड़ता। वो ठीक उसी तरह की चीज वो न्यूयॉर्क में भी संभव कर सकता था। कहीं उसमें आपको जुड़ाव नहीं दिखाई देगा। वो जो बोध है अपनी जगह से जुड़े होने का, वो आपको कहीं अनुपस्थित दिखाई देगा। उसमें वो चीजें उसमें आएंगी। तो ये एक बड़ा मसला आपको वहां दिखाई देगा। तो देखिए, लोक मंगल की आकांक्षा तो दुनिया के सारे बड़े कवि करते हैं। ऐसा कोई कवि नहीं होगा जो लोक मंगल की आकांक्षा न रखे। ये एक, लेकिन लोक मंगल की आकांक्षा में आप देखें कि भारतीयता का क्या मामला है। सब आप आस्तिक हो नास्तिक हो, इन चीजों को किनारे करके देखें तो हमारे वहां भारत में जो प्रार्थनाएं भी रही हैं, उन प्रार्थनाओं में भी दूसरों के कल्याण की आकांक्षा बनी रही है। वैयक्तिकता के लिए बहुत कम जगह भारतीय चिंतन में रही है। भारतीय चिंतन इसीलिए एक उदात्त चिंतन रहा है कि वहां वैयक्तिकता के लिए बहुत कम जगह है, बहुत कम अवकाश है। सबसे कम अपने लिए रखिए। आप उन कविताओं को देखिए स्वाधीनता के बाद के समय की कविताओं को, और देखिए कि किन कविताओं में अन्य के लिए अधिक प्रेम दिखाई देता है, लगाव दिखाई देता है। और देखें कि फिर आप ढूंढ लेंगे चीजों को। संबंधों के प्रति जो रागात्मकता है वह बता देती। जैसे बहनों के बारे में लिखी गई कविताओं के बारे में देखें, एक दौर था कि जब बहनों पर बहुत सारी कविताएं लिखी गई हिंदी में। कुछ तो इतनी मकबूल हुई, इतनी प्रसिद्ध हुई बहनों पर। असद जैदी की कविताएं, तमाम कवियों का यहां नाम लेने की बहुत जरूरत नहीं है। और जिस ढंग से बहनों की उपस्थिति को रेखांकित किया गया उन कविताओं में, वो ये बताने के लिए पर्याप्त हैं कि ये कविताएं बहनों के बारे में हैं, लेकिन नितांत भारतीय बहनों के बारे में कविताएं हैं। क्योंकि उन कविताओं के माध्यम से आप पितृसत्ता की उस छाया को भी ठीक से व्याख्यायित कर पाएंगे जो भारतीय समाज में रहा है। ये उस तरह से नहीं, यूरोपीय समाज में जो भाई बहन का रिश्ता है, प्रेम वहां पर भी है, लेकिन वहां जिस तरह से चीजें निकल करके आती हैं वो ठीक आपने वहां नहीं दिखेगा, नहीं आएगा। तमाम रहेगा। बहनों को घर भर में सुगंध की तरह व्याप्त देखने की आकांक्षा आपको जब दिखाई दे तो लगेगा आपको कि यह तो आपकी अपनी बात है। उदय प्रकाश की एक कविता है जिसमें वो कहते हैं कि बड़ी बहन को याद करते हुए उदय प्रकाश जी कहते हैं, बहुत उनके आरंभिक दौर की कविता है, उनके पहले संग्रह में वो कविता है। कहते हैं कि वो तलछट अचार का तेल थी तुम दीदी, और उसमें बताते हैं कि किस तरह हमारी परवरिश की आपने, जबकि बहुत अंतराल नहीं है भाई और बहन के बीच। बहुत गहरी जो कहेंगे आत्मीयता, कृतज्ञता, सब कुछ उस कविता में व्याप्त है। और मुझे बराबर लगता है कि
हमारे वहाँ जो पारिवारिक संरचना है, उस पारिवारिक संरचना में ही वो कविता संभव हो सकती थी। यानी उसकी भारतीयता को रेखांकित करने के लिए आप उस पारिवारिक संरचना को अगर समझ लें तो बात निकल करके आएगी। हमारे वहाँ ये सब चीज़ें निकल के, इसी तरह से स्त्रियों के बारे में जब बात चल ही गई है तो प्रसंग बस हम ले आए तो आप देखें कि फेमिनिज्म पूरी दुनिया में है, स्त्री विमर्श पूरी दुनिया में है। यूरोप में भी स्त्रियां अपने अधिकार के लिए संघर्षरत रहीं, पा लिया, लड़ रही हैं। अमेरिका में भी ये स्थिति है, भारत में भी। लेकिन यह सही है कि भारतीय स्त्रियों के दुख बिल्कुल उसी तरह नहीं हैं जिस तरह यूरोपीय स्त्रियों के हैं। वंचना का जो दबाव है, पितृसत्ता का जो दबाव है, वह भारतीय समाज पर अभी अधिक गहरा है। और यहाँ पर भी कई तरह की चीज़ें हैं। देखिए, यहाँ पर स्त्रियों के बीच भी जब बात करेंगे तो दलित स्त्रियां, आदिवासी स्त्रियां भी आती हैं, जिनके वहाँ स्त्री होने का भी दुख है और जो जाति की वंचना है उसका भी दुख वहाँ शामिल है। और इसी तरह से अन्य स्त्रियां हैं, वहाँ जो पितृसत्ता का गहरा दबाव है वो है। तो जब इस तरह की कोई स्त्रियों द्वारा लिखी गई कविता आए या पुरुषों द्वारा ही लिखी गई कविता आए तो आपको तुरंत ये कोई भी बता देगा कि ये कविता तो भारत में, जैसे रघुवीर सहाय की कविता 1952 की कविता, रघुवीर सहाय की बहुत छोटी सी कविता, पढ़िए गीता बनिए सीता, फिर इन सब में लगा पलीता, किसी मूर्ख की हो परिणीता, निज घर बार बसाइए, होए कंटीली आंखें गीली, लकड़ी सीली तबीयत ढीली, घर की सबसे बड़ी पतीली, भर भर भात पसाइए। स्त्री जीवन की विडंबना को व्यक्त करने वाली यह छोटी सी कविता, कुछ पंक्तियों की यह कविता नितांत भारतीय कविता है। यह कवि जो सांस्कृतिक विडंबना हमारे वहाँ उपस्थित है, जिसने भारतीयता के उस महान विचार को, जिसमें स्त्री के लिए बराबर के सम्मान का प्रसंग है, उसका जो लोप हो गया है, उस विडंबना को रेखांकित किया है रघुवीर सहाय ने इस कविता में, समझाया है। और आधुनिकता और तमाम तरह की चीजों के बीच भी जिस तरह स्त्री अपने अधिकारों से वंचित है, बल्कि जीवन का जो गहरा बोध है, उस बोध से ही वो वंचित है, ये पंक्तियां उसको बता देती हैं। तो ये किस तरह से भारतीयता का मामला निकल करके आता है। जिसे भारतीयता ढूंढने का यह कतई मतलब नहीं है कि आप उसमें सिर्फ बहुत स्थूल ढंग से आए हुए राष्ट्र प्रेम को देखें। ये सब राष्ट्र प्रेम की कविताएं हैं। जब आप भारत की स्त्री के दुख की बात करते हैं और उसके सुख की कल्पना करते हैं, जब आप भारत के वंचित समुदाय के सुख की कल्पना करते हैं, तो जाहिरा तौर पर आप राष्ट्र प्रेम को ही अभिव्यक्त कर रहे होते हैं। क्योंकि जब ये चीजें होंगी, जब समानता का मामला आएगा, जब संविधान द्वारा प्रदत्त जो सुविधाएं हैं वो सबको हासिल हो जाएंगी, बराबरी का मामला आएगा, तो राष्ट्र प्रेम का ही मामला है, ये राष्ट्र ही समृद्ध होगा। तो रघुवीर सहाय की यह कविता भी यही काम करती है और इस तरह से वो आगे लेकर जाती है हम लोगों को और चीज़ों को करती है। तो कैसे समझें आप, मतलब मूल चीज़ से ये है कि मैं कहना यह चाहता हूं कि एक तो स्तर यह है कि भारतीयता पर बात करते हुए हम लंबी सैद्धांतिक चर्चा करें। दूसरी स्थिति यह है कि पहचाने कि ये कौन सी कविताएं हैं जिनकी जड़ें भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक संरचना में हैं। वे कौन सी कविताएं हैं जो सिर्फ बुद्धि के आधार पर लिख करके वैश्विक होने की आकांक्षा रखती हैं, यानी कि हम लिखें
अनुदित हों और छा जाएं। नहीं, ये कविताएं जब त्रिलोचन की, नागार्जुन की, केदारनाथ अग्रवाल की, रघुवीर सहाय की, केदारनाथ सिंह की, शमशेर बहादुर सिंह की, इन सब की जो कविताएं हैं, यह विश्व में छा जाने से की आकांक्षा से अधिक अपने समय को, अपने समाज को अभिव्यक्त करने की आकांक्षा रखती हैं। उसमें इसकी लालसा अधिक दिखाई देती है। और यही भारतीयता है। यानी कि जिस समाज में है उसका ऋण तो है। वो उस कविता को लिखने से क्या फायदा? अगर ये केदारनाथ सिंह की जिस कविता से मैंने अपनी बातचीत शुरू की, अगर उसमें ये सारे संदर्भ नहीं होते तो क्या होता? जैसे कुशीनारा का संदर्भ आया, जैसे ही कुशीनारा का संदर्भ आया तो महात्मा बुद्ध अपने आप आपकी स्मृति में आ जाते हैं। पूरी दुनिया को मनुष्यता का संदेश देने वाले महान महात्मा बुद्ध, जिन्हें अब भगवान महात्मा बुद्ध भी मानने वाले लोग हैं, जो बौद्ध संप्रदाय में दीक्षित हैं, तो उनका भी प्रसंग आ जाता है। ये सारी चीजें देखिए, जब आप जीवनानंद दास की कविता, बहुत प्रसिद्ध कविता बनलता सेन पढ़ते हैं, तो वो कविता क्यों आपको इतनी आकर्षित करती है? उसमें जो प्रेम का आवेग है वो तो आपको बांधता ही है, उसके साथ साथ जो पूरा दृश्य उस कविता में आता है वह भी आपको बांधता है, वह भी आपको बांधता है। तो कवि कहाँ संचरण उसका कहाँ कर रहा है, वो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। कहाँ घूम रहा है, उसका मन कहाँ जा रहा है, उसका विवेक कहाँ जा रहा है। मूल रूप से उसकी कविता का जो जीव द्रव्य है, मैं बार बार इस शब्द का प्रयोग करता हूं, कविता का जो जीव द्रव्य है वो है क्या? क्या वो भारतीय जीवन है? क्या वो भारतीय जीवन किसी भी रूप में उपस्थित कर पाता है या नहीं कर पाता है? यह एक बड़ा है। आप देखें कि कैसे भारतीय, मतलब माखनलाल चतुर्वेदी जब स्वाधीनता आंदोलन के दौर में कविताएं लिख रहे थे तो वे अपने को एक भारतीय आत्मा के रूप में प्रस्तुत कर रहे थे। एक भारतीय आत्मा, आकांक्षा देखिए ना इस शब्द में, अपना नाम नहीं, माखनलाल चतुर्वेदी नहीं, एक भारतीय आत्मा। और जैसे ही आप उस दौर में उस भारतीय आत्मा की कविता पढ़ते हैं, चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूथा जाऊं, आपको लगता है कि यह भारतीय आत्मा तो मैं भी हूं, यह भारतीय आत्मा तो मेरा पड़ोसी भी है, उसका भी पड़ोसी है, दाएं बाएं जो लोग भी हैं सब वो भारतीय आत्मा है। यह जो भारतीयता का विस्तार माखनलाल चतुर्वेदी की कविता करती है, इसी से ये तय होगा कि उस कविता की जड़ें कहाँ हैं, भारत में है, तभी वो भारतीयता का विस्तार कर लेती है। ये एक महत्वपूर्ण चीज है। और रघुवीर सहाय की कविता की व्याख्या आप अपने ढंग से कर सकते हैं। उसमें गीता का स्मरण है, सीता का स्मरण है, गीता का प्रसंग आने का से आप द्रौपदी से भी जोड़ सकते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का एक निबंध है, हमारी जो प्रातः स्मरणीय स्त्रियां हैं उन के संदर्भों को लेकर के, सीता, द्रौपदी वगैरह के संदर्भ में एक बार पढ़ना चाहिए आप सबको। और प्रसंग बस यह कि रघुवीर सहाय मूल रूप से लोहिया के विचारों से गहरे प्रभावित थे। अगर उनको बहुत सुविधाजनक ढंग से खाना बनाना हो तो आप लोहियावादी ही कहेंगे उन्हें। वो मार्क्सवादी खाने के कवि नहीं थे, हालांकि उनकी कविताएं मार्क्सवादी आलोचकों को, पाठकों को, सबको प्रिय हैं। क्योंकि क्या है कि कवि किसी विचारधारा का प्रवक्ता नहीं होता है, वह मनुष्यता का प्रवक्ता होता है। और जो मनुष्यता का प्रवक्ता होता है वो वंचना के विरुद्ध लिखेगा, वह सुंदरता के पक्ष में लिखेगा, वह हरियाली के पक्ष में लिखेगा, वह दुनिया में जो भी सकारात्मक परिवर्तन हो सकता है उसके पक्ष में लिखेगा, और किसी भी प्रकार के शोषण के वह विरुद्ध होगा। और ये सारी चीजें किसी भी कवि को प्रिय लगेंगी, पढ़ने वाले को भी प्रिय लगेंगी। तो ये सारी चीजें आती हैं। रघुवीर सहाय की एक और कविता है, उनकी
जीवन की अंतिम कविता है। 25 दिसंबर 1990 की यह कविता है। 90 में रघुवीर सहाय चले गए थे। 60 वर्ष, लगभग 60 वर्ष की उम्र उनको मिली थी। और ये कविता है चेहरे की सिकुड़ने। थकी हुई औरत के चेहरे की सिकुड़ने किसी एक परिवार की लंबी मुश्किलों की आड़ी सतरें हैं। उनकी लिखावट कुछ अलग दूसरों से है, क्योंकि परिवार के पुरखों ने अलग अलग भाषाएं लिखती हैं। अब देखें आप, इस कविता में भी एक विश्वबोध है, लेकिन इसमें जो स्थानीयता उपस्थित है, आप उसकी अवहेलना नहीं कर सकते, आप उसको नहीं भूल सकते। यह कविता थकी हुई औरत के चेहरे की सिकुड़ने, ये थकी हुई औरत दुनिया के किसी भी देश की हो सकती है, किसी भी शहर की हो सकती है, और आपके बिल्कुल पड़ोस की भी हो सकती है। जब ये कविता रघुवीर सहाय लिख रहे हैं और परिवार की संकल्पना के साथ लिख रहे हैं, परिवार के पुरखों ने अलग अलग भाषाएं लिख दी हैं, तो दरअसल एक तरह का ये आत्मालोचन भी है, आत्मालोचन भी है ये। तो ये इसकी जो स्थानीयता है, और इस कविता में स्त्री के दुख को पहचानने का जो ढंग है, वो बताता है कि ये कविता भारत में ही कहीं लिखी गई है, भारत में ही संभव हो सकती थी और हुई है। तो ये एक बड़ा मसला है, क्योंकि देखिए, मैं पहले भी कह रहा था, फिर दोबारा कह रहा हूं कि जो लोग सिर्फ विश्वबोध के चक्कर में रहते हैं, वो कहीं के नहीं रहते। जो सिर्फ स्थानीयता के चक्कर में रहते हैं, वो भी कहीं के नहीं रहते। एक उचित रसायन स्थानीयता और विश्वबोध का तो बनाना ही चाहिए। और जब आप स्थानीयता और विश्वबोध का रसायन बनाते हैं, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप भारत के कवियों के संदर्भ में मैं कह रहा हूं कि आप भारतीयता से दूर जा रहे हैं। नहीं जा सकते आप, नहीं जा सकते आप। वो भारतीयता ही है कि हमें तमिल में लिखी गई एक कविता जब अनुदित होकर हिंदी में मिलती है तो अपनी लगती है। एक मलयालम में लिखी गई कविता, असमी भाषा में लिखी गई कविता, बांग्ला में लिखी गई कविता, अभी मैंने जीवनानंद दास का संदर्भ लिया, वो मुझे हमें अपनी लगती है। वो क्या है? यही है ना। गद्य साहित्य में आप याद करें, शरदचंद्र को तो बहुतेरे ये जानते ही नहीं थे अनुवादों को पढ़कर कि वो हिंदी के लेखक नहीं हैं। अमृता प्रीतम के साथ ये था कि हिंदी के जो सामान्य छोटे कस्बों के लोग थे, पाठक थे, और जब पॉकेट बुक्स वाले दौर के माध्यम से भी उनकी किताबें लोगों को मिल रही थी, तो बहुतों को ये पता भी नहीं था कि ये पंजाबी की लेखिका हिंदी की नहीं है। वो भारतीयता वाला तत्व ही था। वो जीवन की पहचान का मामला है, जहां दुख, एक का दुख दूसरे के दुख से एकदम जुड़ जाता है, लगता है कि हमारी ही बात तो है ये। तो ये इसकी पहचान हो जाती है कविताओं को लेकर के, सारी चीजों को लेकर के। माँ और पिता पर लिखी गई जो स्वाधीनता के बाद की कविताएं हैं, उनको देखें। माँ और पिता दुनिया में हर जगह होते हैं। ऐसा कोई समाज नहीं जहां माँ और पिता ना होते हों, समाज ही नहीं बन सकता उसके बिना। लेकिन माँ और पिता को याद करने, अंग्रेजी के कवियों के वहाँ माँ और पिता के संबंधों की कविता देखें, आप फ्रांसीसी कवियों के वहाँ देखें, जर्मन कवियों के वहाँ देखें, और हिंदी के कवियों के वहाँ देखें, आप संश्लिष्टता हर जगह होगी। ऐसा नहीं कि उनके संबंध संश्लिष्ट नहीं है, लेकिन आप तुरंत पहचान जाएंगे कि यह जो पिता और पुत्र के बीच का संवाद है, यह माँ और बेटे के बीच का जो राग का मामला है, यह नितांत भारतीय है। आप कोई भी माँ के बारे में उठाकर कविता पढ़िए, यहां तक कि शिकायत भी की गई हो अगर माँ से, तो भी देखें आप, तो भी लगेगा कि यह नितांत, उसका कोई न कोई उसका ऐसा सिरा होगा जो ये बताएगा कि यह कविता, तो कवि का नाम मिटा दीजिए, हटा दीजिए कवि का नाम, पता, फिर भी पढ़ने वाला बता देगा कि इस कविता का लोकेल
वो संभव है कि सिर्फ भारत ना बताए, भारत के भीतर भी लोकेल बताने की स्थितियां आ सकती हैं, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पता चल जाता है कि ये तमिलनाडु में संभव हुआ होगा, ये केरल में, ये कर्नाटक में, या कम से कम दक्षिण में हुआ होगा, या पूर्वोत्तर में हुआ होगा। कहाँ हुआ होगा, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। और ये एक कविता के पाठक के तौर पर, कविता हम लोग पढ़ते पढ़ाते हैं, हम लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए। ये इसके बिना बात बनती नहीं है, इसके बिना बात निकल करके आती नहीं है। तो ये एक चीज़ भी मुझे लगता है कि सामने आनी चाहिए और रहनी चाहिए। इसके अलावा एक समय आया जब एकदम नितांत समकालीन समय जो हमारा आया, आप देखें कि उस दौर में जो जो भी सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन है 80 के दशक के, 90 के दशक के, आप लगातार उन परिवर्तनों की गूंज कविताओं में देखते हैं। वो अरुण कमल की कविता में हो, जिनके मुंह में कौर मांस का उनको मगही पान। अलग से कहने की जरूरत है क्या कि ये भारतीय कविता है? नहीं ना। ये विडंबना बोध वगैरह जो है वो तो है ही अपने, मतलब पूरी संरचना में ये कविता भारतीय है। पूरी मतलब मुकम्मल जो है वो भारतीय बनकर। राजेश जोशी की कविताओं को आप देखें उसी दौर में, उदय जी का जिक्र मैंने किया ही, स्वप्निल श्रीवास्तव की कविताओं को देखें उसी दौर में। ये चीज़ें आपको मिलेंगी। विनोद दास की कविताओं को आप देखें, बाद में अनामिका की कविताओं को आप देखें। अनामिका की कविताओं में स्त्रियों के जो संदर्भ आते हैं, वो संदर्भ इसीलिए वो इतने महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वो संदर्भ कहीं और के हो नहीं सकते। वो बिहार और उत्तर प्रदेश की जो सामाजिक संरचना है, उस सामाजिक संरचना के जो निहितार्थ हैं स्त्री को लेकर, स्त्री के संदर्भ में, वो सब वहां दिखाई देते हैं, वहां अभिव्यक्ति प्राप्त करते हैं। अनीता वर्मा की कविताओं में आपको ये दिखाई देगा। बहुत छोटी छोटी सुदृढ़ कविताएं आपको दिखाई देंगी वहां पर। तो ये चीज भी आपको देखने की जरूरत है। सारे आप हेमंत कुकरेती की कविताओं को देखें, आप पवन करण की कविताओं को देखें, बिल्कुल बाद में जो लोग आते हैं उनकी कविताओं को आप देखें। ये आप बहुत आसानी से मतलब एक आप इसकी पहचान कर पाएंगे। और अगर ये पहचान संभव नहीं कर पा रहे हैं आप, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ आपका दोष है, मैं ये भी मानूंगा कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि कविताओं में भी ये समस्या हो कि देखिए, चतुराई से लिखी गई कविताएं चतुराई वाली भारतीयता भले ही अभिव्यक्त करती हों, वास्तविक अभी नहीं कर सकती। तो ऐसी कविताओं का मामला भी हो सकता है कि आपके सामने आए, तो उसको समझने की जरूरत है। तो इन सभी कवियों के वहाँ, जिनका मैंने नाम लिया, जिनका नहीं लिया, बहुत सारे कवि मेरे प्रिय हैं। आप देखें, बिल्कुल जो युवा कवि हैं मनोज झा के वहाँ आप देखें, आपको ये चीज़ दिखाई देगी, मिलेगी। मदन कश्यप के वहाँ आप देखें, मदन कश्यप की कविताओं में भी आपको ये चीज़ दिखाई देगी। आपको ये कविताएं वायवीय नहीं लगेंगी, और जैसे ही आपको ये कविताएं वायवीय नहीं लगती हैं, इसका मतलब कि उन कविताओं का कोई न कोई लोकेल है। इसका मतलब कि उन कविताओं का कोई न कोई सामाजिक सांस्कृतिक आधार है, और वो सामाजिक सांस्कृतिक आधार ही उन्हें, जिसको हम भारतीयता, बार बार मैं भारतीयता कह रहा हूं, वो भारतीयता वाला पक्ष प्रदान करते हैं। और जरूरी नहीं कि सबकी भारतीयता एक जैसी हो। यह भी भारतीयता का गुण है कि वह असहमति का सौंदर्य शास्त्र रखने वाली चिंतन धारा को प्रमुखता देती है। भारतीयता में असहमति के लिए अवकाश है,
हमारे वहां शास्त्रार्थों की परंपरा रही है और असहमति का बाकायदा सम्मान होता रहा है। वो सारी चीजें रही हैं और वो हैं। तो ये देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है इसको। इसके बिना बात नहीं बनेगी। तो यह भी एक बड़ा पक्ष है जिसे हम लोगों को देखना चाहिए। शमशेर बहादुर सिंह, केदारनाथ सिंह की एक कविता मैं आपको सुनाता हूं, बहुत छोटी सी, एक पारिवारिक प्रश्न। आप देखें, ये 1957 की कविता है, आजादी के 10 साल बाद की कविता है। केदार जी की कविता से ही मैंने आज के व्याख्यान का आरंभ किया था। उनके अंतिम दौर की वो कविता है, अपनी खबर। छोटी सी कविता है, कविता को ध्यान से सुनिए। एक पारिवारिक प्रश्न। छोटे से आंगन में मां ने लगाए हैं तुलसी के विरवे दो, पिता ने उगाया है बरगद छतनार, मैं अपना नन्हा गुलाब कहां रोप दूं। छोटे से आंगन में मां ने लगाए हैं तुलसी के विरवे दो, पिता ने उगाया है बरगद छतनार, मैं अपना नन्हा गुलाब कहां रोप दूं। मुट्ठी में प्रश्न लिए दौड़ रहा हूं वन वन, पर्वत पर्वत रेती रेती बेकार। अब देखिए, इस कविता की व्याख्या करिए, उसमें डूबिए। छोटी सी कविता आपको ढेर सारे प्रश्न देगी, ढेर सारी संभावनाएं भी लेकर आएगी। लेकिन कविता आरंभ होती है कि छोटे से आंगन में मां ने लगाए हैं तुलसी के विरवे दो। ये पंक्तियां आप इस कविता का लोकेल तय कर देती हैं कि यह नितांत भारतीय कवि की कविताएं हैं, नितांत भारतीय कवि की कविताएं हैं। और इस कविता की भारतीयता को अलग से रेखांकित करने की जरूरत नहीं रह जाती है, वो स्पष्ट हो जाती है, एकदम बिल्कुल आ जाती है। शमशेर बहादुर सिंह की बहुत प्रसिद्ध कविता, जिसे संभव है आप में से बहुत सारे लोगों ने पाठ्यक्रमों में ये कविता पढ़ी हो, आप में से अधिकांश लोगों ने। तो ये चीज जो है, अभी मैं आप लोगों के प्रश्न देखूंगा, कुछ प्रश्न दिखाई दे रहे हैं। मैं अभी, शमशेर बहादुर सिंह की कविता है उषा। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ, प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। यह छोटी सी कविता शमशेर बहादुर सिंह की, जो एक पूरा एक तरह से पेंटिंग की तरह यह कविता है, एक पेंटिंग तैयार करती है आपके सामने। लेकिन इस कविता, इस पेंटिंग में जो रंग हैं, जहां जहां ब्रश, जिस जिस इलाके में ब्रश मार रहा है कवि, आप उन इलाकों की पहचान करिए। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, ये कहीं हो सकता है। भोर का नभ, राख से लीपा हुआ चौका, यह प्रसंग नितांत भारतीय प्रसंग है। संभव है भारत के सभी हिस्सों में ऐसा होता हो, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार में तो अनिवार्य रूप से ये चीज होती ही होती। ये नितांत भारतीय प्रसंग। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, ये सारे प्रसंग, ये पूरे बिंब, जहां जहां ब्रश है आप देखिए, ये सारे रंग जिधर जिधर जहां कवि ने मारा है, ये सब देखिए तो आपको दिखाई देगा कि किस प्रकार ये सारे रंग दरअसल भारतीयता के ही रंग हैं। यह कवि एक चित्र बना रहा है, उदात्त चित्र है प्रातः का, भोर का। भोर मुक्ति का भी एक प्रतीक है।
लंबी अंधेरी रात के बाद सवेरा, और उस सवेरे में एक लालिमा भी आए। हाँ, तमाम चीज़ें, कालिमा फिर लालिमा, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन अपनी पूरी बनावट और बुनावट में और अपनी अभिव्यक्ति में यह कविता कविता जिन तत्वों से सृजित हुई है, वह भारतीयता से निश्रित तत्व हैं। वो भारतीय जीवन संदर्भों से निश्रित तत्व हैं, उस चिंतन से निश्रित तत्व हैं। ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई देती हैं, सारी बातें इसमें निकल करके आती हैं। लगातार ये चीज़ें इसमें बनी रहती हैं, दिखती रहती हैं। तो ये सब चीज़ें दिखाई देंगी आपको। शमशेर बहादुर सिंह, केदारनाथ सिंह, रघुवीर सहाय, त्रिलोचन। आप कुआनो नदी जैसी कविता पढ़िए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। कुआनो नदी बस्ती के पास बहने वाली एक नदी है। नदी का पूरा लोकेल ही आ गया और उसके बहाने वो अपने समय और परिवर्तन की बात करते हैं। क्या है कि भारत का कभी टेम्स की को बिना जाने समझे अगर टेम्स के बारे में कविता लिखेगा तो वायवीय कविता बन जाएगी ना। हाँ, लेकिन अगर वो कुआनों को और टेम्स दोनों को जानता है और दोनों के किसी अंतःसंबंध को बताना चाहता है तो बात और है। अन्यथा वह कुआनों के बारे में कविता लिखते हुए भी वे उन बातों को कर सकता है जिससे टेम्स के किनारे रहने वाले लोग कुछ कुछ अपने जैसा महसूस कर। पूरा तो नहीं कर सकते क्योंकि लोकेल अलग है। नदियों की त्रासदी का भी मामला अलग अलग है। अब पुराने ज़माने की बात अलग है, अब तो चीज़ें बदल गई हैं बहुत सारी। हमारे वहाँ नदियाँ सुख का भी कारण हैं और दुख का भी कारण हैं। मैंने स्वयं, मेरे बिल्कुल आरंभिक कविताओं में से एक कविता गुर्रा नदी है जो मेरे गांव के किनारे बहती है, और वह जितने सुख का कारक रही है उतनी ही दुख का भी रही है। उसकी बाढ़ में बहुत सारा नुकसान हुआ है, बहुत सारी चीज़ें बीत गई हैं, चली गई हैं। तो ये सब चीज़ें होती रही हैं। तो ये तमाम प्रसंग हैं। और आज की बातचीत मुझे लगता है थोड़ा विलंब भी हो गया था, और फिर भी लगभग 50 मिनट से अधिक का समय हो चला है बातचीत करते हुए हमें। मैं अपनी बातचीत को बद्री नारायण की बेहद प्रसिद्ध कविता प्रेम पत्र के माध्यम से पूरा करना चाहूँगा, समाप्त करना चाहूँगा। जो भी कहना चाहें आप। प्रेत आएगा, किताब से निकाल ले जाएगा प्रेम पत्र, गिद्ध उसे पहाड़ पर नोच नोच खाएगा। चोर आएगा तो प्रेम पत्र चुराएगा, जुआरी प्रेम पत्र पर ही दांव लगाएगा। ऋषि आएंगे तो दान में मांगेंगे प्रेम पत्र, बारिश आएगी तो प्रेम पत्र ही गलाएगी। आग आएगी तो जलाएगी प्रेम पत्र, बंदिशें प्रेम पत्र पर ही लगाई जाएंगी। सांप आएगा तो डसेगा प्रेम पत्र, झिंगुर आएंगे तो चाटेंगे प्रेम पत्र, कीड़े प्रेम पत्र ही काटेंगे। प्रलय के दिनों में सप्तर्षि मछली और मनु सब वेद बचाएंगे। कोई नहीं बचाएगा प्रेम पत्र, कोई रोम बचाएगा, कोई मदीना, कोई चांदी बचाएगा, कोई सोना। मैं निपट अकेला, कैसे बचाऊंगा तुम्हारा प्रेम पत्र। अब अलग से कहने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर प्रेम पत्र जो है वो अस्मिता, निजता और अपने बचाव की छटपटाहट का प्रतीक है। जो सारे संदर्भ हैं वो संदर्भ भी आप देखिए। इन संदर्भों में बहुत सारे प्रसंग आएंगे। इसमें रोम बचाने का भी मामला है और इसमें वेद बचाने का भी प्रसंग है। कई संदर्भ आते हैं, लेकिन इस संश्लिष्टता में भी यह तो स्पष्ट है कि प्रेम को लेकर के भारतीय समाज में कदाचित अभी तक जिस तरह की सोच व्याप्त है, उस सोच की सही अभिव्यक्ति इस कविता में हुई है।
संभव है कि आज की तारीख में इस कविता को आप नए ढंग से पढ़ लें। भूमंडलीकरण का दौर है, ग्लोबलाइजेशन का दौर है, इसमें इस कविता को अलग ढंग से पढ़ लें। लेकिन यह कविता प्रेम के बहाने मुक्ति का एक पाठ सृजित करती है, वो लेकर के आती है। और इस कविता के संदर्भ इस कविता को भारतीयता से जोड़ देते हैं, भारतीयता में ले आते हैं। उसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों सकारात्मक पक्ष हैं, और तमाम वजहों से जो नकारात्मकता सी आ गई है उस ओर भी यह कविता संकेत करती है, ले जाती है। तो मित्रों, आज हम लोगों ने स्वतंत्रता के बाद की जो हिंदी कविता है और मुख्य रूप से जो समकालीन हिंदी कविता है उस पर बातचीत की, उसकी भारतीयता पर बातचीत की। मुझे उम्मीद है कि इस बातचीत से शायद आप लोगों को फ़ायदा हुआ होगा। यदि कोई और सवाल हो, कोई बातचीत हो, तो हम लोग इस बात को आगे बढ़ा सकते हैं। आप में से अधिकांश लोगों ने जो बातचीत की है और लिखा है वो लगभग मेरी बातों के समर्थन में ही कहा और लिखा है। मैं सबके नाम देख पा रहा हूँ यहाँ पर। पुरुषोत्तम भी हैं, अविनाश मिश्र हैं, तबरेज़ अली, शेर सिंह, भावना, सुरेश, प्रियंका, भगवती, विनीता, मंगलम, अरुण कुमार, शंभुनाथ मिश्र, सब लोग इसमें दिखाई दे रहे हैं। कुछ नाम, वंदना भी दिख रही हैं, प्रदीप कुमार दिख रहे हैं, चैन सिंह हैं इसमें, पम्मी कुमारी हैं, पुष्पा ठाकुर हैं, अनीशा पहल हैं, अरुण पांडे हैं। सब लोग सोच समवाय के साथी तो हैं ही, बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। सबका नाम, रीता गुप्ता है, शायद मैं राज शर्मा है, शायद सबका नाम न आ पाए, और कुंदन सिद्धार्थ जी दिख रहे हैं, सविता श्रीवास्तव दिख रही हैं, अर्जुन तदवी दिख रहे हैं, तदवी प्रवीण वर्मा दिख रहे हैं। और प्रवीण वर्मा ने लिखा है, आपकी कविताओं में भी भारतीय संस्कृति का वर्णन बहुत सुंदर है। उगती हैं धान कभी काटती हैं, वाह, आपने मेरी बहुत पुरानी कविता का संदर्भ लिया भाई। हाँ, प्रवीण वर्मा जी, आपने मेरी बहुत पुरानी कविता का लेकिन कविताएं कब पुरानी होती हैं? कविताएं तो बराबर जब भी उनको पढ़ा जाए, जब भी लिया जाए तो है। एक हम आशा भंडारी भी हैं, वो भी दिख रही हैं इस पर। कुंदन सिद्धार्थ भी हैं जो हमारे समय के एक बहुत अच्छे कवि हैं और लिख रहे हैं, सारी चीज़ें हैं। तो आप सब लोग उपस्थित हुए, आप लोगों से ये बातचीत हुई, और तकनीकी नीरज शर्मा दिखाई दे रहे हैं। तो जाहिदुल तो हैं ही, और वंदना प्रसाद एकदम आरंभ में ही जुड़ गई थी। तो विलंब तो हो गया था 15-20 मिनट का तकनीकी कारणों से, लेकिन मुझे लगता है कि लगभग 1 घंटे की बातचीत हम लोगों ने कर ली है। और मेरा नंबर आप में से अधिकांश लोगों के पास है। जब भी कोई अगर लगे कि इस विषय पर और कोई बातचीत करनी है, बहुत सारे बिंदु हैं अभी मैं और कहना चाहता हूँ, और सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो फिर कभी। आज के लिए बस इतना। धन्यवाद, नमस्कार।